हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारकों को लिखे। कहते हैं कि समूह संघर्ष के जो मनोवैज्ञानिक कारक है वो कौन कौन से हैं उसके लिखे। इसका आंसर लिखेंगे कि समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत असमान के प्रति नापसंदी तथा निराशा आता है। मनुष्य की यह एक प्रवृत्ति है कि वह अपने से भिन्न या असमान को पसंद नहीं करता है, जो समूह संघर्ष का एक मनोवैज्ञानिक कारक है। दूसरा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक निराशा है। कहते हैं उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? निराशा है। जब किसी समूह को अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफलता होती है तो वह निराशा का शिकार बन जाता है। इसके समाधान हेतु वह दूसरे समूह के प्रति आक्रमण तथा हिंसक व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है? सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षित समूह अथवा परिस्थिति के एक सक्रिय सदस्य के रूप में स्वयं सम्मिलित होकर प्रेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेक्षण कौशल क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्रेक्षण कौशल का संबंध वैसे कौशल से होता है जिसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक अपने आसपास के वातावरण में वस्तुओं, घटनाओं एवं अन्य लोगों के व्यवहारों का प्रेक्षण कर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म, छोटा तथा अप्रासंगिक सा दिखने वाला संकेत भी मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार या संप्रेषण कौशल से आप क्या समझते हैं? कहते हैं कि संचार या संप्रेषण कौशल से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संवाद के रूप में स्थानांतरण की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संवाद जो बातचीत होता है के रूप में स्थानांतरण की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण कौशल से तात्पर्य एक ऐसे कौशल से होता है जिसमें संप्रेषक संचार प्राप्त करने वाले तक ठीक अपने विचारों एवं भावनाओं को संचारित कर पाता है और संचार प्राप्त करने वाला उनके विचारों एवं भावनाओं का सही अर्थ निकाल पाता है जो संप्रेषण के लिए होता है। यदि कोई संप्रेषण कौशल में निपुण है तो वह सफलता की उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श में नैतिक नियम से आप क्या समझते हैं? कहते हैं कि परामर्श में नैतिक नियम क्या है, से उससे आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कि परामर्शदाता को परामर्श की प्रक्रिया संपन्न करने में कुछ नैतिक नियमों का पालन करना होता है। इसके लिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने कुछ खास नैतिक नियमावली बना रखा है जिसे परामर्शदाता को निभाना अवश्य होता है। इसमें गोपनीय, व्यवसाय खुलापन, व्यावसायिक संबंध तथा दूसरे विशेषज्ञ के पास भेजना तथा खास ढंग से परामर्श समापन की प्रक्रिया को करना आदि होता है। देखिए इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन तो है, इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद कैसे करना है? कम से कम इसके 2 से 3 लाइन को आपको याद करना है। सबसे पहले इसका जो मुख्य बात है कि आपको सबसे पहले इसका क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो इसका आंसर आप बना करके भी अच्छे से लिख सकते हैं। इसी वजह से कम आप 2 से 3 लाइन इसका याद रखेंगे। और देखिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करें। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण कौशल क्या है? कहते हैं कि परीक्षण कौशल क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल से तात्पर्य कई तरह की सामर्थ्यता जिसमें मनोवैज्ञानिक मापन, मूल्यांकन, समुदाय संगठन, समूह तथा व्यक्तियों से संबंधित समस्याओं को समाधान करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। मनोवैज्ञानिक मापन कौशल एक प्रमुख कौशल है जिसकी ज़रूरत किसी भी मनोवैज्ञानिक की होती है। इसमें साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य तथा मनोवैज्ञानिक सेवाओं के परिणाम का मूल्यांकन पर आधारित व्यक्तियों का विस्तृत एवं समकालीन मापन के बारे में ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि परामर्श कौशल के मुख्य तत्वों के नाम बताएं। परामर्श कौशल के मुख्य तत्वों के नाम बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे, परामर्श में निम्नलिखित तत्व होते हैं। प्रथम, परामर्श में सेवार्थी यानी कि लाभार्थी के अनुभवों, विचारों, व्यवहारों के अनुरूप अनुक्रिया करना सम्मिलित होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि परामर्श में लाभार्थी के प्रत्यक्षण एवं भावनाओं की आधारभूत स्वीकृति होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, गोपनीयता एवं निजता परामर्श के आवश्यक संघटक होते हैं। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, परामर्श स्वैच्छिक होता है। परामर्श क्या होते हैं? स्वैच्छिक होता है। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि परामर्शदाता तथा लाभार्थी दोनों वाचिक तथा अवाचिक संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार कौशल क्या है। साक्षात्कार कौशल क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, साक्षात्कार कौशल से तात्पर्य साक्षात्कारताओं के उन सभी सामर्थ्यताओं से होती है जिसके माध्यम से वह उत्तरदाता के बारे में यथार्थ सूचनाओं को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। एक सफल मनोवैज्ञानिक में उसमें उत्तम साक्षात्कार कौशल का होना जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग मनोविज्ञान के व्यावहारिक शाखाओं में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श कौशल क्या है। परामर्श कौशल क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, परामर्श एक सेवा के रूप में निर्देश से संबंधित अनेक सेवाओं में से एक घटक है। परामर्श व्यक्ति को अपने विविध समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान करने हेतु समर्थ बनाता है। बिले एवं एंड्रयू के अनुसार परामर्श आपस में सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं। परामर्श देने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित होता है जो परामर्श लेने वाला व्यक्ति की समस्याओं के निराकरण करने में तथा उनके लक्ष्य तक पहुंचने में तथा उसी वातावरण में अधिक विकास कर सकने में सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ता है या वर्णन करें। यानी कि मानव पर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानव व्यवहार पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिसके उपयोग के दौरान अदृश्य तरंगों का प्रवाह होता है, जिसके प्रभाव से मस्तिष्क स्वच्छंद रूप से कार्य नहीं कर पाता है। समान हार्ट रिदम में हस्तक्षेप, श्रवण दोष, मस्तिष्क ट्यूमर तथा प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जलाने से विषैले गैस उत्पन्न होती है जो मानव की शारीरिक विकास, प्रतिरोधक क्षमता तथा हार्मोनल स्राव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। कहते कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या, उसका लक्ष्य क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, पर्यावरणीय मनोविज्ञान के उद्देश्य अथवा लक्ष्य निम्नलिखित हैं। प्रथम लिखेंगे, इस मनोविज्ञान का एक लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि भौतिक सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव मानव व्यवहार को किस तरह प्रभावित करता है। दूसरा लिखेंगे कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान का एक उद्देश्य पर्यावरण का या व्यवहार के बीच पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना तथा इसके लाभप्रद पक्षों को उजागर करना है। यह मनोविज्ञान व्यक्तियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का लक्ष्य रखता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संक्षेप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण मनोविज्ञान का चरम उद्देश्य मानव कल्याण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक यानी कि ईश्वरीय देन पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह आवरण है जिसमें हम सभी रहते। पर्यावरण दो तरह का होता है। कहते हैं कि पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह आवरण है जिसमें हम सभी रहते हैं। पर्यावरण दो तरह का होता है। प्रथम प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा निर्मित पर्यावरण। प्रकृति का, अब कहते हैं निर्मित पर्यावरण प्रकृति का वह अंश जिसके निर्माण में मानव की कोई हाथ नहीं, वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि वह पर्यावरण जिसके निर्माण में मानव की कोई हाथ नहीं होता, वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर के पर्यावरण में वन, पर्वत, नदियाँ, झीलें आदि ये सभी
प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। कहते कि ये देखिए वन जो है, पर्वत है, नदियाँ, ये झीलें जितने भी है, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य से आपका क्या तात्पर्य है। अच्छे स्वास्थ्य से आपका क्या तात्पर्य है, इसका आंसर लिखेंगे। अच्छे स्वास्थ्य एक ऐसी तंदुरुस्ती या कुशल क्षेत्र की अवस्था होती है जिसमें दैहिक, सांस्कृतिक, मनोसामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक गुण होते हैं, न कि सिर्फ रोग की अनुपस्थिति पाई जाती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य में कई तरह के कारकों का एक समन्वय पाया जाता है तथा इसमें रोग की अनुपस्थिति होती है। व्यक्ति जब इन सभी कारकों से प्रभावित होते हुए अपने आप को एक संतुलित अवस्था में बनाए रखने में सक्षम होता है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपायों का वर्णन करें। कहते हैं कि स्वास्थ्य के उन्नत बनाने के उपायों का वर्णन करें अथवा स्वास्थ्य को उन्नत कैसे बनाया जा सकता है स्पष्ट करें। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के निम्नलिखित उपाय हैं। प्रथम लिखेंगे उपयुक्त आहार। उपयुक्त आहार में क्या आता है, देखिए स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए उपयुक्त भोजन का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अनाज, हरी सब्जी, दूध का फल का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। दूसरा लिखेंगे उपयुक्त शारीरिक व्यायाम से भी स्वास्थ्य उन्नत बनता है, अतः नियमित चहलकदमी से भी स्वास्थ्य उन्नत बन जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबल प्रबंध से सभी स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्शदाता की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। परामर्शदाता के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें, इसका आंसर लिखेंगे परामर्शदाता की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम पॉइंट लिखेंगे कि स्वयं की समझ और जागरूकता। प्रथम लिखेंगे स्वयं की समझ और जागरूकता। दूसरा लिखेंगे, या आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, जैसे परामर्शदाता के अपनी सामर्थ्य, भावनाओं और सीमाओं की समझ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लाभार्थी के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान की भाव। परामर्शदाता को लाभार्थी के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, तभी लाभार्थी में आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न हो पाएगा और अपनी समस्याओं से बाहर आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे आहार से आप क्या समझते हैं या अच्छे आहार से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर लिखेंगे कि अच्छे आहार का तात्पर्य, कहते हैं कि अच्छे आहार का तात्पर्य आहार में वे पौष्टिक तत्व जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम हो तथा ऊर्जा प्रदान करे। ये पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन एवं लवण होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों से युक्त खाद्य सामग्री अच्छे आहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्व एवं कुंठा का प्रतिबल के स्रोत के रूप में वर्णन करें। द्वंद्व एवं कुंठा का प्रतिबल के स्रोत के रूप में वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे प्रतिबल का एक मुख्य कारण द्वंद्व तथा कुंठा होता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे कुंठा या निराशा का अनुभव होता है, जो प्रतिबल का कारण बन जाता है। इसी प्रभाव से विभिन्न प्रकार के द्वंद्व भी प्रतिबल का स्रोत बन जाता है। द्वंद्व एक ऐसी अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसकी एक साथ तृप्ति संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोबाध्यता विकार क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कि मनोबाध्यता विकार से तात्पर्य असुखद एवं अवांछित विचार का मन में बार बार आना तथा फिर किसी कार्य जैसे हाथ धोना, गिनती करना, बंद किए गए तालों को बार बार आकर देखना कि वह ठीक ढंग से बंद हुआ है या नहीं, को न चाहकर भी करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्भीति विकार से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि दुर्भीति या फोबिया एक प्रकार का असंगत भय है जो वास्तव में बिना भय की परिस्थितियों में होता है। यह बहुत कुछ चिंता, क्षोभ
क्षोभोन्माद से मिलता जुलता है। इसलिए प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने इससे भी चिंता क्षोभोन्माद का एक प्रकार माना, परंतु वास्तव में चिंता क्षोभोन्माद की अपेक्षा इनमें असंगत भय ज़्यादा तीव्र होता है। फोबिया में यह भय बिना कारण से होता है, इसलिए पीड़ित रोगी बिना किसी वास्तविक कारण के ही भयभीत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोग्रस्ती तथा बाध्यता में अंतर करें। कहते हैं कि मनोग्रस्ती तथा बाध्यता में क्या अंतर है, लिखे। तो लिखेंगे मनोग्रस्तता, उसके बाद डैश देंगे, लिखेंगे एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बार बार किसी उत्तर अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहना है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता तथा अतार्किकता स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उनके मन में आकर उनमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते रहता है। दूसरा लिखेंगे बाध्यता। बाध्यता क्या है, लिखेंगे एक तरह की व्यवहारिक प्रतिक्रिया है जिसमें रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करने के लिए बाध्य रहता है। तो ऐसी क्रियाएं अवांछित ही नहीं बल्कि अतार्किक एवं असंगत भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि मनोविदालिता के धनात्मक लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे मनोविदालिता के धनात्मक लक्षण से तात्पर्य वैसे लक्षणों से होता है जो रोगी में समान कार्यों की मनोवैज्ञानिक बहुलता दिखलाता है। ऐसे लक्षणों में व्यामोह, विभ्रम, विघटित चिंतन तथा संभाषण, अनुपयुक्त भाव आदि प्रमुख है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।